हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं VSNICE की PT 365, जो कि हमारी अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है। मार्च से मई तक के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को डिटेल में देखने वाले हैं। डिटेल में इन द सेंस कि किस किस पॉइंट पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, तो चलिए डिटेल में तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि पूरी डिटेल में देखें। आई थिंक ये मई मंथ के मैगजीन में था पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्रक्स बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत से कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में एक जो पैकेज रखा गया है आपका, तो पैकेज में क्या है कि हर एक सेक्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मेजर्स अनाउंस किए गए। तो पर्टिकुलरली वो सारी चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल भी आपको रट्टा मार लेना है, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए यूपीएससी के द्वारा जो है ना इस तरीके का जो है आपका गेम खेल दिया जाता है। तो इसलिए फैक्ट्स एंड फिगर को रट्टा मारना है। तो आइए देख लेते हैं। कल हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे थे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ था कोविड-19 का। तो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखे थे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखे थे। तो आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में देखेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए एज यूजुअल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो, सारे लेसन यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैगजीन है जो कि आपका PT 365 सप्लीमेंट्री मैगजीन उसके कहा जा रहा है। उसमें 2018 से लेकर 19 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है उसको डिस्कस किया गया। तो वो मैं टॉपिक वाइज जो है आप लोग को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो काफ़ी लेसन्स आज मॉर्निंग से ही आ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है PT 365 सप्लीमेंट्री मैगजीन। वो उसमें भी आप लोग टॉपिक वाइज ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक टॉपिक के बारे में जितना भी स्टैटिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, पॉइंट्स की ज़रूरत है आपके प्रीलिम्स के लिए, वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको शॉर्ट वीडियोस के टर्म में ही रख रही हूँ, जिससे भी मुझे भी ज़्यादा बर्डन नहीं हो पा रहा, मुझे थोड़ा भी टाइम मिल रहा है तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को प्रेजेंट कर सकूँ एनी टाइम। ठीक है, तो क्योंकि ये हाफ एन आवर 1 आवर की वीडियो बनाने के लिए मुझे स्पेशली बैठना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वो भी मैगजीन मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोग को प्रोवाइड करने का, बट टाइम की कमी हो जाती है। आप लोग भी समझते हो कि बहुत सारा काम करना होता है, तो एक साथ इतना सारा काम पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक कि वो शॉर्ट जो है टॉपिक वाइज आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पे 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि लार्ज स्केल में स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया जाएगा हमारे कंट्री में, क्योंकि कोविड-19 के पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। जहाँ पे लूप होल था, प्रॉब्लम था, उस पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही थी हमारे कंट्री के द्वारा कि वहाँ पे जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम किया जाए। लेकिन कोविड-19 के बाद जो है ना, ये एक नए तरीके की चीज़ देखने को मिली। कोविड-19 के दौरान इस पैंडेमिक में हम लोग कुछ नया एक्सपीरियंस किए, हमें कुछ न्यू चीज़ों की यहाँ पे पता चला कि हमारे कंट्री में एक्चुअली क्या चीज़ की कमी है, और हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इस कोविड-19 के टाइम में जब लॉकडाउन हो गया, जब हमारा सप्लाई चेन ब्रेक हो गया, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ब्रेक हो गया, तब हमें समझ में आई असली कि हमारे कंट्री में किस चीज़ की बेसिकली ज़रूरत है, और अब हमें किस तरीके से लेकर चलना है। जो हम लोग न्यू इंडिया का बात कर रहे हैं, तो उस न्यू इंडिया में क्या क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली जो बात किया गया है वो आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट के बारे में बात किया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है। पहले मतलब समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में मतलब पूछा जाएगा कि आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। प्राइम मिनिस्टर जो अपने, जब वो भाषण दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर मतलब कि इंडिया की सेल्फ रिलायंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक अरेंजमेंट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने ही ऊपर फोकस करेंगे, हम लोग पूरे दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे और सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग पूरे वर्ल्ड के साथ जो है शांति के साथ कोऑपरेट भी करेंगे और खुश रहकर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि जो सेल्फ रिलायंस का आइडिया है वो ये नहीं है कि हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि इट्स नॉट अबाउट अ रिटर्न टू द एरा ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और आइसोलेशन, यानी कि हम लोग पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से हम लोग अलग थलग नहीं होने वाले, और ना ही हम लोग इम्पोर्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले। ठीक है, ये काम भी हम लोग नहीं करेंगे। एलिमेंट्स इसेंशियल्स जो है, जितने भी प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत का, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि जो पोस्ट कोविड-19 का जो आप देख रहे हो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक रेजिलियंस में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक डिसेंट्रलाइज्ड लोकलिज्म होगा, वो भी लोकल ब्रांड के थ्रू, और यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम ऑफ सोशल ट्रस्ट को भी डेवलप करेंगे। लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, ये आप लोग सुन रहे हो, ये एक आपका टैगलाइन था आत्मनिर्भर भारत का, वोकल फॉर लोकल, कि अब हम लोग
लोग लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा तहज़्ज़ुम देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे माइंडसेट इंडियंस में बैठ चुका है कि जो बाहर के फॉरेन ब्रांड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, टिकाऊ होते हैं एज़ कंपैरिजन टू इंडियन ब्रांड। बट अब ऐसा नहीं है। अगर हमारे इंडियन ब्रांड्स पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है, उनके क्वालिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है, तो वर्क किया जाएगा क्वालिटीज़ पे, कंट्रोल किया जाएगा सारी चीज़ों को। लेकिन अब ट्रस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है और हम लोग को अपने इंडियन प्रोडक्ट को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये सारा काम किया जाएगा। अब यहाँ पे मेनली हम लोग समझते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और आत्मनिर्भर भारत के बीच में कंपैरिजन। बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्ड को लेकर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है ये रियलाइड होता है एक्सटेंसिवली ऑन इंपोर्टिंग, यानी कि हाई इंपोर्ट टैरिफ जो होता है, जैसे कोई भी सामान अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल ही अगर हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेस लगता है, हाई टैरिफ लगता है। और इससे क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड जो है वो डिस्करेज हो जाता है, यानी कि फॉरेन ट्रेड जो है उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे इंकरेजमेंट नहीं होता है, उसमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यानी कि हाई टैरिफ के कारण जो है उस प्रोडक्ट को हम कोई भी कंट्री इंपोर्ट कराने से हिचकती है। वही आत्मनिर्भर भारत में क्या फोकस किया जा रहा है कि रिफॉर्म में हम लोग फोकस करेंगे। हमारे यहाँ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि कोई भी कारोबार स्टार्ट करने के लिए जो है ना बहुत ही आसान हो किसी के लिए भी, हम जैसे इंडियंस के लिए भी, और साथ में अगर बाहर से कोई लोग आ रहे हैं फॉरेनर्स अगर हमारे कंट्री में आकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो उनको भी एक सही तरीके से जो है इन्वायरमेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि यहाँ पे फॉरेन फर्म्स भी हमारे कंट्री में आते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनको कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर्टी क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, रजिस्ट्रेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसी इसकी पैरामीटर्स है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, जब रिपोर्ट आप देखोगे तो उसमें 10 पैरामीटर्स है और उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। तो हम लोग को आत्मनिर्भर में सबसे पहले फोकस यही करना है कि हमारे कंट्री में जो बिज़नेस हो रही है वो आराम से हो, अच्छे से हो, यानी कि किसी को भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोचना ना पड़े और आराम से कोई भी इंसान जो है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, वो आराम से हमारे इंडिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बात करें तो ये जो मॉडल है ना ये आपका सेंट्रलाइज्ड है, टॉप डाउन मॉडल है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड और टॉप डाउन मॉडल ये आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आता है, ये ध्यान रख लीजिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में सेंट्रलाइज्ड कहा जा रहा है, वहीं आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड कहने का क्या मतलब है? सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सारी पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है। अब कुछ भी हमारे स्टेट में हो रहा है या फिर ब्लॉक लेवल पे हो रहा है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, सारा यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन और सारा गाइडलाइंस किसके द्वारा दिया जाएगा? तो सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका सेंटर के बाद स्टेट आता है, स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो हर एक लेवल पे यहाँ पे एक तरीके का क्या होता है कि हर किसी को पावर होता है कि वो अपने हिसाब से जो है ना गवर्नेंस को आगे लेकर चले। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेंटर में जो इंसान होते हैं उसी के हाथ में पूरी तरीके से पावर होती है। लेकिन हम लोग आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात करें इट मीन्स कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इट मीन्स कि हम लोग के जो यहाँ पे पावर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी है, पंचायती में आप जाओगे तो पंचायत गवर्नमेंट को भी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी है। तो हर एक जगह जो है पावर दिया गया है, हर एक जगह ऑटोनॉमी दी गई है कि वो लोग अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको जो है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच देखने को मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत में जो है हम लोग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को और इनोवेशंस को जो है हम लोग फ्री करेंगे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से। समटाइम्स आपको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी देखने को मिलता है कि कभी कभी जो है इस चीज़ काम करने के लिए जो है कभी कभी वो बाध्य हो जाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होता है या फिर गवर्नमेंट की प्रेशर होती है, तो ब्यूरोक्रेटिक्स जो है उनकी डूज एंड डोंट्स होती है जिसके कारण वो काम नहीं कर पाते हैं समटाइम्स अच्छे से। तो कुछ हर्डल्स देखने को मिलता है। तो हर्डल्स से जो है ना हमारे इंडिया के जितने एंटरप्रेन्योर है जो कि न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किन्हीं के पास कुछ न्यू इनोवेशंस है, कुछ न्यू आइडिया है, अगर उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो फ्री है कि इसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आत्मनिर्भर भारत एक जगह है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक जगह है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि हाई इंपोर्ट टैरिफ लगता है, साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है, साथ ही साथ टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन आत्मनिर्भर भारत है यानी कि यहाँ पे कोई भी अप्रोच नहीं है, यहाँ पे आत्मनिर्भर होना है, हर किसी को सेल्फ रिलायंट होना है, डिसेंट्रलाइज्ड है और हर कोई जो है अपने आप से ही अपने आप को जो है वो इनकरेज करेंगे, अपने आप से ही अपने आप को रिफॉर्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। अब आके आते हैं और मेजर्स देखते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरीके का काम किया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग हेल्थ और एजुकेशन का देखें कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज कहा जा रहा है, तो 20 लाख करोड़ में से हेल्थ और हमारे एजुकेशन को क्या दिया गया है।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे बेसिक फंडामेंटल अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ और एजुकेशन ही है। अगर ये किसी भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है तो उनकी, अगर कहते हैं ना कि अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो फिर उसके ऊपर पिलर आप कैसे खड़ा करोगे। तो बेस मजबूत करने के लिए किसी भी बच्चे को जब वो जन्म लेते हैं तो उनको हेल्थ और एजुकेशन तो बेसिकली उनको मिलना ही चाहिए। रिफॉर्म और अनेबलर अगर हम लोग यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में देखें तो सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना है। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर्स में हम लोग को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिससे कि चीज़ें जो है ना ईज़ हो सके। आप लोग देखो कि यहाँ पे IGOT प्लेटफॉर्म लाया गया है, आरोग्य सेतु ऐप लाया गया है, जिससे कि लोग खुद ही सेल्फ असेस कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं। यानी कि आप लोग देखो जो आरोग्य सेतु ऐप जब डाउनलोड करते हो उसमें आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, और टाइम टू टाइम पूछा जाता है। जब आप मार्केट में जाओगे, अगर आप कोविड-19 पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, उनके फ़ोन में भी आरोग्य सेतु है, तो आपको उनसे भी जो है ना एक मैसेज मिल जाएगा कि आप जो है सेफ जोन में नहीं हो, डेंजर जोन में है, इस तरीके का सिग्नल मिल जाता है। फिर आपसे टाइम टू टाइम पूछा जाता है कि आर यू फीलिंग वेल, फीवर है कि नहीं, इस तरीके का सवाल उनसे पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ असेसमेंट का हो गया। आपको कहीं जाकर चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हो रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहा गया है। साथ ही साथ जो हमारा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है उसमें अमेंड किया गया है, जिसके थ्रू जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको यहाँ पे पब्लिक हरासमेंट से प्रोटेक्ट कर सके। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि जो पेशेंट होते हैं, अगर पेशेंट यहाँ पे डेड हो जाते हैं तो पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वो किनको मारा पीटी करते हैं, तो वो मारपीट करते हैं डॉक्टर्स के साथ। उनको लगता है कि डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाए एंड डॉक्टर जो है वो सबसे बड़े कल्प्रेट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स कभी भी किसी पेशेंट को नहीं मारते, डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं। बट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनको हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक के द्वारा वो बहुत हराश होते हैं। अगर हॉस्पिटल में उनको हराश नहीं किया जाता तो जब वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो उनको सड़क पे मारा जाता है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे बचाने के लिए एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, और वायलेंस अगेंस्ट जो हेल्थ पर्सनल है, ये अपराध जो है ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि आपके ऊपर अगर चार्जेस लग जाती है तो आपको यहाँ पे बेल भी नहीं मिलेगा, और इसमें क्या है कि 7 इयर्स जेल में रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोविज़न है कि कंपनसेशन भी करना है, यानी कि जो भी वर्कर्स के साथ अगर उनको इंजरी हुई है तो उनके साथ कंपनसेशन करना है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ आपकी लॉस हुई है, प्रॉपर्टी अगर लॉस हुई है तो उसके साथ भी कंपनसेशन करना है। तो इस तरीके का यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। तो दो बात है, एक तो कहा गया है कि टेक्नोलॉजी लिवरेज करना है, एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में हेल्थ वर्कर्स के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। फाइन। अब एजुकेशन सिस्टम में देखें तो सबसे पहला फोकस किया गया है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि कोविड-19 में स्कूल, कोचिंग और कॉलेजेस सब बंद थे, तो बच्चे यहाँ पे डिपेंडेंट थे ऑनलाइन एजुकेशन में। तो 12 न्यू स्वयं प्रभा DTH चैनल्स जो है वो ऐड किया गया, और इन एडिशन 3 चैनल्स जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपका स्कूल एजुकेशन के लिए था, जिसमें कि वो सारे बच्चों के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है कि जो बच्चे रिमोट एरिया में रहते हैं, जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वो बच्चे जो है यहाँ पे DTH के थ्रू जो है टेलीविज़न में जो चैनल है उसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं। 200 न्यू टेक्स्ट बुक जो है वो ई पाठशाला में ऐड किया गया है। ई पाठशाला एक पोर्टल है, ऐप है, जो कि NCERT के द्वारा ही डेवलप किया गया है। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, बट नो, इट वाज डेवलप्ड बाय NCERT। ठीक है, इसमें आपके 200 न्यू टेक्स्ट बुक इंक्लूड किए गए। साथ ही साथ यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक भी है जिसको आप पढ़ सकते हो, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, साथ ही बहुत सारे प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एडुकेटर्स के लिए। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें फ्यूचर प्लान, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन का है, तो यहाँ पे और भी सारा चीज़ यहाँ पे आपका किया गया है, जैसे कि PM ई विद्या है। तो PM ई विद्या एक प्रोग्राम है, मल्टी मोड एक्सेस है। अगर आप लोग डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हो तो यहाँ पे मल्टी मोड है, यानी कि बहुत तरीके से जो है ई विद्या में आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ये एक पोर्टल यहाँ पे लाया गया है, दीक्षा पोर्टल, वो स्कूल एजुकेशन के लिए है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। इसके साथ साथ ये तो अभी का प्लान है, साथ ही साथ फ्यूचर प्लान भी आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन विद इक्विटी में। तो आगे आने वाले दिनों में क्या क्या किया जाएगा, सबसे पहले है कि PM ई विद्या एक प्रोग्राम है जिसमें कि मल्टी मोड एक्सेस होगा डिजिटल एजुकेशन का। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारा यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के लिए है, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए।
डिजिटल कंटेंट एंड क्यूआर कोडेड एनर्जाइज्ड यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक होगा सारे ग्रेड्स के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि दीक्षा पोर्टल में आपका जो यहाँ पे मेन एम है वो है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिसमें कि पूरे कंट्रीज़ के जितने भी बच्चे हैं जो भी स्कूल से है उनको यहाँ पे अपने किताबों का एक्सेस मिल सके, अपने कंटेंट का एक्सेस मिल सके, वो भी डिजिटली। मनोदर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है। मनोदर्पण क्या है कि जैसे आप लोग देख रहे हो कि डिजिटल अगर ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, बाहर के इन्वायरमेंट में आना कम हो जाता है, स्कूल जाना, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। घर में बैठे बैठे किसी का भी मूड जो है ना वो स्विंग होता है और किसी को भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डिप्रेशन वगैरह, ये सारा चीज़ हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का मेंटल हेल्थ जो है इशू निकल कर आता है। तो उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए मनोदर्पण है, यानी कि ये आपका साइको सोशल सपोर्ट है टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज़ का, कि यहाँ पे उनका जो मेंटल हेल्थ है और इमोशनल वेलबींग है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सके, तो इसके लिए मनोदर्पण लाया गया है। उसके बाद नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन है, जो कि यहाँ पे दिसंबर 2020 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि ये इंश्योर कराया जाएगा कि हर एक बच्चे जो है लर्निंग लेवल और उनके आउटकम्स जो है ग्रेड 5 में 2025 तक जो है वो अटेंड करे। यानी कि यहाँ पे आपका दिसंबर 2020 तक यहाँ पे आपका लॉन्च किया जाएगा। फिर 5 साल का टारगेट है कि हर एक बच्चे को ग्रेड 5 तक, स्टैंडर्ड 5 तक जो है, स्टैंडर्ड 5 में जो है उनको लर्निंग लेवल और एक अच्छा आउटकम जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो ये नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन है, इसके बारे में ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन सेक्टर। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ माइग्रेंट सेक्टर, कि क्या क्या यहाँ पे मेजर्स लिया गया है जो अर्बन पुअर है या फिर जो माइग्रेंट है। अर्बन पुअर है जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वैसे गरीब जिनको डे बाय डे का जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे माइग्रेंट जो कि अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी फोर्सफुली यानी किसी पर्पस के लिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड हो, उनके लिए वो अगर दूसरे जगह पे जाते हैं तो उसको माइग्रेंट कहते हैं। इकोनॉमिक पैकेज में इनके लिए भी काफ़ी कुछ रखा गया है। सबसे पहला जो काम किया गया है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव। ये पहले से चलते आ रहा है। अभी क्या होता है कि जिस स्टेट के जो लेबर होते हैं उनको उसी स्टेट का राशन कार्ड दिया जाता है, जिसके बेसिस पे उनको जो है ना सस्ते दामों पे पीडीएस के थ्रू फेयर शॉप से, फेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉप से जो है उनको वहाँ पे जो है राशन मिलता है। 1 रुपीज़ पर केजी, आपका 2 रुपीज़ पर केजी, इस हिसाब से जो है उनको राशन दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो फिर उनको अलग उस स्टेट का राशन कार्ड बनाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है और उनको इस तरीके का जो है फेयर प्राइस शॉप से उनको इस तरीके का सस्ते दाम में नहीं मिल पाता है उनको ये सारी कमोडिटीज़। ओके, तो इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड है, यानी कि बस एक राशन कार्ड है और पूरे ऑल ओवर द इंडिया में वो जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में जाते हैं, तो उनको उसी राशन कार्ड के बेसिस पे जो है पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको फेयर प्राइस शॉप में उनको अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे पोर्टल भी है आपका, अन्न वितरण पोर्टल है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद। यस, अन्न वितरण पोर्टल है जो कि ऑनलाइन इसको देखा जाएगा। साथ ही साथ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है, ये आपका लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग है जो कि सिटीज़ में दिया जाएगा और एक अफोर्डेबल होगा, यानी कि यहाँ पे जो है लोग इसको अफोर्ड कर पाए उस तरीके का हाउसिंग होगा। फिर मेजर्स है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लिया जा रहा है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए यहाँ पे देखिए पैसा पोर्टल है। पैसा पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले पायलट बेसिस पे गुजरात एरिया में चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसको पूरे ऑल ओवर द स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पैसा पोर्टल के लिए अलग से देख लेते हैं। पहले पैसा की फुल फॉर्म देखिए, पोर्टल फॉर एफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, यानी कि एक तो यहाँ पे एफोर्डेबल क्रेडिट मिलेगा, सस्ते दाम पे लोन दिया जाएगा, साथ ही साथ उनके लोन का कुछ परसेंट जो है वो सरकार भुगतान करेगी, जैसे कि 2% या 2.5% होता है, तो इसको हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशंस कहते हैं। तो ये पैसा पोर्टल के अंदर जो है यहाँ पे इस तरीके का माइग्रेंट लेबर को फैसिलिटी दिया जाएगा। ये एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इंटरेस्ट सबवेंशंस जो है प्रोसेस किया जाएगा बैंक लोन के ऊपर, और जो भी बेनिफिशरीज यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत आते हैं उनको यहाँ पे पैसा पोर्टल के तहत जो है इस तरीके का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या मेजरमेंट लिया गया है, मेजर्स दिया गया है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इसके अलाइड सेक्टर्स के लिए। तो सबसे पहला है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया जा रहा है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये जो फंड है इसमें क्या है कि फार्म गेट और एग्रीगेशन पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, अफोर्डेबल होगा, फिनेंशियल वेएबल होगा। कहने का मतलब है कि जब फार्मर्स यहाँ पे अपने क्रॉप को उगाते हैं और जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है
है, कटाई हो जाती है, उसके बाद मैनेज करने का जो यहाँ पे फंडा है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, यानी कि कोल्ड चेन स्टोरेज रखना है, या फिर किसी भी तरीके का वेयर हाउस क्रिएट करना है, या फिर बड़े बड़े स्टोरेज बनाना है जिसमें कि उनके जो क्रॉप है उनको सही तरीके से रखा जाए, उनको कहीं से भी लॉस ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है उसके लिए यहाँ पे फंड देने के लिए अलग से आपका जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को क्रिएट किया गया है। उसके बाद अगर देखें स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, यानी कि इस स्कीम का एम है कि ऑलमोस्ट 2 लाख जो यहाँ पे माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस हैं उनको हेल्प करना है, जो कि बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनको सही तरीके से पैसे नहीं मिल पा रहा है, काम अच्छा नहीं मिल पा रहा है, सडन मार्केट चेंजेस में वल्नरेबिलिटी है, लो रिस्क देखने को मिल रहा है, हाई डिपेंडेंसी है उनका सप्लाई चेन के ऊपर, तो इसलिए उनको जो है ना यहाँ पे हेल्प दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस होते हैं यहाँ पे इनका फूड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इनको रेफर किया जाता है, जिससे कि माइक्रो कैटेगरी यानी कि एमएसएमई डेफिनेशंस में जो माइक्रो कैटेगरी आता है इसमें 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो कैटेगरी को यहाँ पे अलग से जो है ना इनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, इनके लिए यहाँ पे इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, क्योंकि माइक्रो यहाँ पे जो आपके इंटरप्राइजेस होते हैं वो काफ़ी तरीके के यहाँ पे मल्टीपल इशू फेस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव्स है, जिसमें कि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस जो है उनको यहाँ पे दिया जाएगा फैसिलिटीज़ कि वो अपना जो है किसी भी तरीके से जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है वो सारे प्रॉब्लम से उनको निदान मिल सके। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें फ्रॉम टॉप टू टोटल, यानी कि पहले क्या था कि ऑपरेशन ग्रीन लाया गया था, आई थिंक कि ये 2018 के बजट में था, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार जो है राउंड द ईयर यानी कि पूरे साल आपको टोमेटो, ओनियन और पोटैटो का यहाँ पे प्रोडक्शन जो है पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, इसकी सप्लाई में किसी भी तरीके का ब्रेकेज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले ये ऑपरेशन ग्रीन लाया गया था, लेकिन उसी के बाद अभी क्या है ना कि ऑपरेशन ग्रीन में सिर्फ 3 यहाँ पे कॉमोडिटी था, इसी को एक्सपेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और इसमें सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू ये रहेगा कि अब यहाँ पे जो है सारा सही तरीके से आपका हर एक पूरे साल जो है किसी भी तरीके से कमोडिटीज़ की कमी नहीं फील होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्कीम्स जो है इसमें कुछ फीचर्स है, जैसे कि 50% सब्सिडीज़ दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, साथ ही 50% स्टोरेज है, जैसे कोल्ड स्टोरेज है। स्कीम आपका जो है पायलट बेसिस पे 6 मंथ में ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद इसको एक्सपेंड किया जाएगा। और एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग स्कीम से देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप देखोगे कि क्या करना है कि जो डिसरप्टेड सप्लाई चेन है उसको ठीक करना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो डिस्ट्रेस सेल हो रहा है उसको यहाँ पे ठीक करना है, रिडक्शन करना है, जो भी आपका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है किसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का तो उसको रिड्यूस करना है। फिर आ रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें जो फोकस किया जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन के लिए किया जाएगा, और मेनली यहाँ पे 11,000 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है मैराइन, इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर के एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाएगा जो कि 9,000 करोड़ रखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फार्मर्स को यहाँ पे जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, जैसे फिशिंग सेक्टर्स में अगर इंक्लूड है तो उनके फिश प्रोडक्शन को इन्हांस करना है, एक्सपोर्ट अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, एक्वाकल्चर में प्रोडक्टिविटी हो, डोमेस्टिक फिश कंजप्शंस होना चाहिए, साथ ही साथ जो है पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है वो यहाँ पे कम से कम हो। ठीक है, इंटेंडेड बेनिफिशरीज देखिए सबको इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जो भी यहाँ पे फिशरी सेक्टर्स में आते हैं। साथ ही इसमें स्ट्रैटेजी रखा गया है कि पहले आप देखो कि इसको अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है, बहुत बड़ा स्कीम है, इसमें आपके छोटे छोटे भी स्कीम आएंगे, तो इसमें 2 अलग से कंपोनेंट है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। साथ ही साथ यहाँ पे क्लस्टर होगा, एरिया बेस्ड अप्रोच लिया जाएगा, और कल्टिवेशन होगा फिशर्स का और फिश फार्मर्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखें तो सबसे पहला है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया गया है? पहले जो यहाँ पे सीरियल, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, पल्सेस, ओनियन, पोटैटो जो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आता था, अब इसको इससे बाहर निकाला गया है और इसको डीरेगुलेट किया गया है, जिससे कि ये सारे जो कमोडिटीज़ है वो लोगों तक आसानी से पहुँच सके। स्टॉक लिमिट जो किया जाता था इन सारे कमोडिटीज़ को वो भी अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हो कि कोविड-19 में जो है अनाज में लोगों की कमी नहीं होना चाहिए, अनाज सबको पहुंचना चाहिए, तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे स्टॉक लिमिट हटाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, पल्सेस, ओनियन, पोटैटो, तो इसको यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से बाहर निकाला गया है। साथ ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस है, ये फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क है जो कि बनाया गया है, जिसके थ्रू फार्मर्स को यहाँ पे प्रोसेसर, एग्रीगेटर, लार्ज रिटेलर, एक्सपोर्टर, इन सारी चीज़ों में इंगेज किया जाएगा, वो भी सही और ट्रांसपेरेंट मैनर में।
रिस्क अगर यहाँ पे कोई भी फार्मर्स के लिए है तो उसको भी यहाँ पे मिटिगेट करने का कोशिश किया जाएगा। साथ ही इस तरीके के फ्रेमवर्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फार्मर्स के पास इस तरीके का एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं है कि वो यहाँ पे प्रेडिक्टिबिलिटी को शो करे, इंश्योर करे, वो भी कमोडिटीज़ के प्राइस से रिलेटेड। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एक सही होना चाहिए, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस सही होना चाहिए, उसी के बेसिस में ये भी फंडा लाया गया है। अब आगे देखेंगे अदर इनिशिएटिव अनाउंस जो कि इस पैकेज में है। तो छोटे छोटे भी अनाउंस किया गया है, उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो अदर इनिशिएटिव में सबसे पहला जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इट मीन्स कि हम लोग कुछ डिजीज़ देख रहे थे जो कि एनिमल्स में बहुत ज़्यादा चलते आ रहा था, जैसे कि FMD है एंड सेकेंड इज लॉन्च किया गया है, जिसमें कि ये फुट एंड माउथ डिजीज़ और साथ ही साथ जो ब्रुसेलोसिस है उसको यहाँ पे आपका कंट्रोल किया जाएगा। इसमें इंश्योर किया गया है कि 100% वैक्सीनेशन होगी कैटल्स को, बफेलो को, शिप को, गोट को, पिग पॉपुलेशंस को, साथ ही साथ ये दोनों डिजीज़ के लिए। और आज तक अगर हम लोग देखें तो 1.5 करोड़ जो काउज एंड बफेलो है उनको वैक्सीनेट किया गया है और टैग भी किया गया है। सेकेंड देखिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि इस फंड का जो एम है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करना, वो भी डेयरी प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन में और कैटल फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इंसेंटिव्स भी यहाँ पे देना है कि यहाँ पे प्लांट्स इस्टेब्लिश कर सके, जिससे कि जो निश प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे जो है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स के विदिन जितने भी निश प्रोडक्ट है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा सके। साथ ही हर्बल कल्टीवेशन का भी प्रमोशन होगा। इसके अंदर आप देखो कि नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड यहाँ पे आपका जो है इनके द्वारा 2.525 लाख हेक्टेयर एरिया को सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन में। साथ ही अगर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की बात करें तो इसमें 800 हेक्टेयर एरिया को हर्बल कल्टीवेशंस के अंदर लाया गया है, एक कॉरिडोर बनाकर, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट जो है गंगा किनारे आपको देखने को मिलेगा जो उगाया जाएगा, यानी कि लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसका एम यही है कि एक नेटवर्क बनाना है रीजनल मंडीज़ का, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट्स का हो सके। यानी कि एक तो क्यारी कॉरिडोर बनाना है, यानी कि गलियारा बनाना है, वो भी बैंक ऑफ रिवर गंगा के, जिसके किनारे आपका पेड़ लगाया जाएगा, मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे कि हमारे कंट्री में जो हर्बल कल्टिवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए क्या क्या रिफॉर्म किया गया है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा कोल सेक्टर आता है। तो यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग रखा गया है कोल सेक्टर्स के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हम लोग दूसरे कंट्री से कोल इंपोर्ट करते हैं उसको यहाँ पे उसके सब्स्टिट्यूशन के लिए, और हमारे कंट्री में जो कोल है तो जो है हमें अपने कंट्री पे फोकस करना है और सेल्फ रिलायंस प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एंट्री नॉर्म्स जो है इस सेक्टर्स में उसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया है कि यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी जो है उसको भी यहाँ पे ऑलरेडी इसको एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ किया गया है। डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी कोल सेक्टर्स में लाया जा रहा है, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन है, लिक्विफेक्शन है, जिसको कि यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा और रेवेन्यू शेयर के द्वारा। कोल सेक्टर्स में लिबरलाइज भी किया जा रहा है, जैसे कि कोल बेड मिथेन है, तो ये एक्सट्रैक्शन राइट्स जो है अब ये कोल इंडिया लिमिटेड के आप देखोगे कि इसके द्वारा यहाँ पे ऑक्शन में होगा। साथ ही रिजर्व प्राइस है ऑक्शन में, वो भी नॉन पावर कंज्यूमर के लिए, तो इसको भी कम किया गया है। रिजर्व प्राइस क्या होता है? रिजर्व प्राइस यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का सबसे कम प्राइस, यानी कि जितना आप बेच रहे हो। जैसे मान लो एक ब्रेड आप लोग खरीद रहे हो, तो ब्रेड की प्राइस यहाँ पे 12 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसको और कम प्राइस में बेचो, ठीक है, सेलर अगर चाहते हैं कि इसको और कम प्राइस में बेचे तो 10 रुपये में वो बेच सकते हैं। तो ये एकदम लोएस्ट प्राइस होता है और इसको हम लोग रिजर्व प्राइस कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मिनरल के लिए देखें तो क्या है कि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं मिनरल सेक्टर में। एक सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे हम लोग कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिजिम को इंट्रोड्यूस करें, न्यू मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बॉक्साइट और जो कोल मिनरल्स है उसको एक साथ यहाँ पे जॉइंट ऑक्शन में लेकर आएंगे। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग देखें सिविल एविएशन में, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। सिविल एविएशन में क्या है कि एयर स्पेस मैनेजमेंट करना है। प्राइमरी यही है कि जो फ्लाइंग कॉस्ट है आज की डेट में जो हम लोग देखते हैं उसको कम करने का टारगेट रखा गया है। सिर्फ 60% ही इंडियन एयर स्पेस है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, तो एयर स्पेस पे भी ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पे जो फ्लाइंग कॉस्ट है उसको कम करना है। एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट को और ज़्यादा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, और PPP मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल लाया गया, जिसका एम है कि ग्लोबल हब बनाना है एयरक्राफ्ट को, जो MRO ऑपरेशन है उसके तहत। ठीक है,
हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो रेरा के अंदर यानी कि रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो है इनकी कंप्लीशन और उनका जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो रियल इस्टेट के लिए यहाँ पे एक एक्ट लाया गया था जिसको रेरा कहते हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट को एक्सटेंड किया गया है ड्यू टू लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के टाइम में ये कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ था, तो इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ओके, डिस्कॉम में क्या किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे कि घाटे में चल रहा है हमारा डिस्कॉम कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो इसमें लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया गया है सरकार के द्वारा, साथ ही पॉलिसी रिफॉर्म्स रखा गया है। यहाँ पे टैरिफ पॉलिसी यहाँ पे लाया गया है, यानी कि कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा और सस्टेनेबिलिटी ऑफ सेक्टर्स को इंश्योर किया जाएगा। साथ ही प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। यूनियन टेरिटरीज़ में जो ये डिस्कॉम कंपनीज़ है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स रखा गया है, वो भी एनबीएफसी के लिए, एचएफसी के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया जाएगा दोनों, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन में। उसके बाद पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है 2.0 है, ये स्पेशली आपका एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया गया है पब्लिक सेक्टर्स बैंक के लिए 2019 में, जिसके थ्रू वो हाई रेटेड जो पुल एसेट है उसको यहाँ पे वो परचेज़ कर सकते हैं। जो भी एनबीएफसी अगर अच्छे तरीके से दिख रहा है, यानी कि इनकी पोजीशन सही है, एचएफसी की अगर पोजीशन सही है, तो इससे ये खरीद सकते हैं एसेट को। ठीक है, साथ ही साथ आते हैं यहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म जो किया गया है दूसरे सेक्टर में। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट जो है अपने विएबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे, और 30% तक यहाँ पे इससे स्टेट और सेंटर्स के द्वारा किया जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शंस में अगर देखें तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, यानी कि अब हम लोग डिफेंस को की चीज़ों को प्रोड्यूस करने में भी सेल्फ रिलायंस होना है। एफडीआई लिमिट जो यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है ऑटोमेटिक रूट से, तो इसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है 49 से 74। दो तरीके का रूट होता है, ऑटोमेटिक रूट, ना जाने मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, और गवर्नमेंट रूट होता है। तो गवर्नमेंट रूट से यहाँ पे अप्रूवल लेना होता है, ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल नहीं लेना होता है। तो पहले हमारे यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो एफडीआई थी, फॉरेन कंपनीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते, 49% ही था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 74% कर दिया गया है। स्पेस एक्टिविटीज़ में देखें तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है इसरो की फैसिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इसरो की फैसिलिटी और इसरो का काम जो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा होते जा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए इस तरीके का जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशंस को यहाँ पे रखा गया है। एटॉमिक एनर्जी में अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे मेडिकल आइसोटोप्स के प्रोडक्शंस पे यहाँ पे ध्यान देंगे, रिसर्च रिएक्टर होगा। साथ ही यहाँ पे पीपीपी मोड में फैसिलिटीज़ भी हम लोग देंगे, जिसके थ्रू इरेडिएशंस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू जो भी फूड है उसको प्रिजर्व करके रखें। साथ ही जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है न्यूक्लियर सेक्टर्स का, उसको हम लोग लिंक करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर से, जिससे कि हम लोग यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे रिसर्च फैसिलिटीज़ और जितने भी टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ। ओके, सो आज के लिए इतने ही रखते गाइस। कल हम लोग यहाँ पे एमएसएमई के साथ ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि और भी सेक्टर्स हम लोग को देखना बाकी है कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, न्यू मेजर्स क्या रखे गए हैं, बेसिकली आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे क्रक्स पॉइंट के साथ ही आप लोग को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी हम लोग मंथली मैगजीन में देखते ही है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।